कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शेफ्ट नाम का एक आदमी जो कि एक पुलिस वाला है अपनी बीवी और बच्चे के साथ इस गाड़ी में बैठा होता है और इसकी बीवी उस पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो एक बहुत खतरनाक पुलिस वाला है और वो उसे कहती है कि देखो मुझे तुम्हारे इस काम से बहुत डर लगता है। तभी उसे एक गाड़ी अपने सामने दिखाई देती है। शेफ्ट समझ जाता है कि जरूर कोई बड़ी मुश्किल होने वाली है। तभी उस गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं और शेफ्ट अपनी बीवी को कहता है नीचे झुक जाओ, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं होता कि यहाँ क्या होने वाला है। तभी वो लोग उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। शेफ्ट की बीवी खौफ से काम जाती है। चारों तरफ से ये लोग उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। ऐसा लगता है जैसे शेफ्ट और उसकी बीवी मारे गए हों। लेकिन तभी शेफ्ट अपनी बीवी से कहता है यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। वो सबको एक एक करके बारी बारी लुढ़का देता है और उनकी गैंग के लीडर पर फायरिंग करता है और गोली उसके कंधे पर लगती है। शेफ्ट उसे गाड़ी से निकालकर जमीन पर पटक देता है और उसकी जेब से उसे नशे का एक पैकेट मिलता है जिस पर एक बहुत खतरनाक गैंग का लोगो लगा होता है जिसका लीडर गोरदेतो नाम का आदमी होता है। इसके बाद शेफ्ट अपनी गाड़ी में वापस आता है और उसकी बीवी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। शेफ्ट उसे समझाता है कि अब डरने की कोई बात नहीं, लेकिन वो कहती है शेफ्ट अब हम अकेले नहीं है, हमारा एक बेटा भी है, या तो तुम हम दोनों को छोड़ दो या फिर ये काम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। शेफ्ट अपनी बीवी से कहता है प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मानती और शेफ्ट भी अपना काम छोड़ने से इनकार कर देता है क्योंकि इस पूरे शहर में नशा स्मगलिंग करने वाली गैंग को उसे पकड़ना होता है। इसके बाद शेफ्ट वहाँ खड़ा अपनी बीवी और बच्चे को आखिरी बार मिलता है और गुड बाय बोलकर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इसकी बीवी अपने बेटे को लेकर कहीं चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और इसके 25 साल बाद हमें ये लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जेजे है और ये शेफ्ट का ही बेटा है और अब ये अपनी माँ के साथ रहता है और ये अपने बाप शेफ्ट से उस दिन से लेकर अब तक नहीं मिला होता। जेजे एक FBI एजेंट है। अब ये गाड़ी वाला आदमी जेजे को कुछ बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है और जेजे इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्वीर ले लेता है और जब ये अपने ऑफिस में आता है तो सबसे पहले इस आदमी का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर देता है और तभी उसे अपने दोस्त करीम की कॉल आती है जो कि एक मुसलमान है और मिलिट्री में एक सोल्जर है। ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। करीम इसे मिलने का कहता है और जेजे कहता है ठीक है बाद में मिलते हैं और तुम साशा को भी साथ ले आना, और साशा भी इन दोनों की स्कूल की दोस्त होती है। तभी जेजे का बॉस आ जाता है और सबको मीटिंग में आने के लिए कहता है और जेजे भी वहाँ चला जाता है और उसका बॉस कहता है व्हाइट हाउस साइबर सर्विलेंस को और बेहतर बनाना चाहते हैं हम, दहशतगर्दी के खतरात से बचने के लिए। खास तौर पर हार्लम शहर की रशाद अजम मस्जिद पर नजर रखनी होगी और इस मस्जिद के इमाम फारिक बहार पर भी। और वो कहता है इमाम पर इसलिए नजर रखनी है क्योंकि ये बहुत कम दिनों में कई बार अफगानिस्तान जा चुका है, इसलिए हमें पूरी तरह से डिजिटल ब्लैकआउट करना होगा। और जेजे का बॉस पूछता है इस मिशन के लिए कौन रेडी है। तभी जेजे अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है मैं इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ। और उसका बॉस उसे कहता है तुम अभी बच्चे हो और नए हो, तुम इस काम के लिए बेहतरीन ऑप्शन नहीं हो। और इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब जेजे किसी होटल में अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा होता है। करीम आ जाता है और दोनों गले मिलते हैं और पीछे से साशा भी आ जाती है और ये सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों बहुत देर बाद मिलते हैं। ये तीनों अब एक दूसरे को अपने अपने काम के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी करीम को किसी का मैसेज आता है और वो कहता है मुझे अभी कहीं जाना है, तुम दोनों बैठो और मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। और करीम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेजे और साशा भी अपने अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद जेजे सो रहा होता है और उसको अपनी माँ की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि करीम मर चुका है। रात को उसकी लाश पुलिस वालों को मिली थी। और अब जेजे अब परेशान होकर जल्दी से उठता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां करीम को दफनाया जाना था और बहुत सारे मिलिट्री वाले भी आए होते हैं। और अब साशा जेजे से कहती है पुलिस वालों का कहना है कि करीम ने बहुत ज्यादा कोकेन का नशा किया हुआ था जब हमें इसकी लाश मिली। और जेजे कहता है नहीं, करीम ने बहुत देर पहले नशा करना छोड़ दिया था, करीम नशे की वजह से नहीं मरा, जरूर कोई और बात है। साशा उसे कहती है तो ठीक है, तुम पता लगाओ इसके पीछे कौन है क्योंकि तुम FBI में हो और अब ये काम तुम करोगे और जिसने भी ये किया है उसे सजा दोगे। इसके बाद जेजे अपने ऑफिस में आता है और कंप्यूटर पर करीम के केस के मुतालिक सारा डेटा निकालता है और उस जगह पर आ जाता है जहां करीम की लाश पुलिस वालों को मिली थी। तभी एक बच्चा उसे कहता है ओए तुम किसको ढूंढ रहे हो। और जेजे उस बच्चे से कहता है कुछ नहीं, जाओ तुम अपना काम करो। और जाते वक्त वो जेजे के फोन पर करीम की तस्वीर देखता है और कहता है ये तो वही आदमी है जो मिनी से कोकेन चोरी करके इस गली में पड़ा हुआ था। और जेजे उससे पूछता है मिनी कौन है। और वो बच्चा बहुत तेज होता है और कहता है पहले मुझे पैसे दो फिर बताऊंगा। और जेजे उसे पैसे देने ही वाला होता है कि वो उसके हाथ से पैसे छीन लेता है और कहता है ये सामने वाला अड्डा इसी का है। और इसके बाद जेजे इस बिल्डिंग में जाने का फैसला करता है और अंदर आ जाता है और उसे वहाँ एक औरत नजर आती है और वो उससे पूछता है कि मिनी कहाँ है, मैंने मिनी से मिलना है। तभी पीछे से किसी आदमी की आवाज आती है। वो कहता है कौन हो तुम। मैं ही मिनी हूँ, बताओ तुम कौन हो और किस काम के लिए यहाँ आए हो। तभी पीछे से दो और गुंडे आ जाते हैं और जेजे उनसे कहता है देखो मैं बस यहाँ अपने दोस्त के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। और वो करीम की तस्वीर दिखाकर कहता है क्या करीम यहाँ पर आपके पास कोकेन लेने आया था। और फिर वो उसे कुछ नहीं बताते और जेजे समझ जाता है कि मामला खराब होने वाला है। जेजे भागने के लिए पीछे मुड़ता है और वो आदमी जेजे को एक जोरदार मुक्का मार देता है। इसके बाद जेजे अस्पताल में नजर आता है जिस अस्पताल में साशा भी ड्यूटी कर रही होती है और साशा एक डॉक्टर होती है और वो जेजे को मरहम वगैरह लगाती है और कहती है मैं बस इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुम वहाँ से जिंदा लौट आए हो, उधर किसी ने तुम्हें गोली नहीं मारी। और जेजे कहता है हाँ ये तो है, मैं बच गया। और जेजे साशा को बताता है कि उसने पुलिस वालों का डेटा हैक करके
निकाल लिया है और उसमें से उसे करीम की मेडिकल रिपोर्ट मिली है। वो साशा से कहता है कि तुम ये देखकर बताओ कि इसमें क्या है। साशा रिपोर्ट देखकर बताती है कि ये मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। ये सुनकर जेजे वहां से जाने लगता है तो साशा उससे कहती है कि तुम बगैर कुछ बताए कहां जा रहे हो। जेजे कहता है कि मुझे मैनी से बात करनी ही होगी क्योंकि करीम की लाश उसके अड्डे के पास मिली है, उसे कुछ ना कुछ तो पता होगा। साशा कहती है कि तुम वहां अकेले मत जाना, पुलिस को अपने साथ ले जाना। जेजे कहता है कि मैनी उन लोगों में से नहीं है जो पुलिस के हाथ आ जाए। साशा कहती है तो ठीक है, फिर तुम मत जाओ, तुम पहले ही उससे पिट चुके हो और फिर वहां जाने की बात कर रहे हो। जेजे कहता है कि मेरे दिमाग में एक आदमी है जो ये काम कर सकता है। फिर वो सीधा अपनी गाड़ी अपने बाप शैफ्ट के ऑफिस के सामने खड़ी करता है और अपने बाप से मिलने के लिए अंदर आ जाता है। शैफ्ट जेजे से उसकी माँ के बारे में पूछता है तो जेजे कहता है कि वैसी ही है जैसे आपने 25 साल पहले हम दोनों को छोड़ दिया था। इन दोनों की इस बात पर बहुत ज्यादा बहस होती है। शैफ्ट जेजे से कहता है कि आज इस तरह अचानक मेरे ऑफिस कैसे आ गए हो। जेजे कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। शैफ्ट हंसता है और कहता है कि हाँ, मुझे यकीन था कि ऐसा ही कुछ होगा। फिर कहता है बताओ किस बात के लिए तुम्हें मदद चाहिए। जेजे अपने बाप को सारी बात बताता है कि इस तरह मेरा दोस्त मारा गया और मुझे उन लोगों को ढूंढना है। तभी शैफ्ट जेजे के चेहरे पर मार के निशान देखता है और पूछता है कि तुम्हें किसने मारा है। जेजे बताता है कि मैनी के अड्डे के पास करीम की लाश मिली थी और उसी का पता लगाने के लिए मैं वहां गया था और मैनी के लोगों ने मुझे मारा था। ये सुनकर शैफ्ट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है चलो मेरे साथ, अब ये केस हम दोनों मिलकर हल करेंगे। फिर ये दोनों बाप बेटा अपनी गाड़ी सीधी मैनी के अड्डे के पास खड़ी करते हैं। शैफ्ट अपनी गाड़ी से बंदूक निकालता है और जेजे को देता है। जेजे कहता है कि नहीं, मुझे बंदूकें पसंद नहीं है। शैफ्ट एक और बहुत बड़ी बंदूक निकाल लेता है और दोनों उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं। ये वही गुंडे होते हैं जो शैफ्ट को देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। शैफ्ट कहता है कि मैं यहाँ अपने किसी दोस्त से मिलने आया हूँ, तुम अपना काम करो। इतने में शैफ्ट एक को घूंसा मारकर गिरा देता है और दूसरे को गोली मार देता है। शैफ्ट जेजे से कहता है कि बताओ इन दोनों में से किसने तुम्हें मारा था। जेजे बताता है कि उसने। शैफ्ट एक और गोली उसकी टांग में मार देता है और उससे पूछता है कि मैनी कहाँ है। तभी मैनी इनकी आवाज सुनकर आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ है, तुम क्यों इनको मार रहे हो। शैफ्ट मैनी से कहता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा था, ये बताओ। ये सुनकर मैनी वहां से भाग जाता है। जेजे कहता है कि वो भाग रहा है। शैफ्ट कहता है कि कोई बात नहीं, अभी पकड़ लेता हूँ। शैफ्ट उसे सड़क पर भागते हुए देख लेता है और उसे गोली मार देता है। वो गिर जाता है। ये दोनों उसके पास आ जाते हैं। शैफ्ट उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और जेजे से कहता है कि इसे करीम की तस्वीर दिखाओ और जो पूछना है पूछो। जेजे इससे पूछता है कि क्या ये तुमसे कोकीन खरीदने आया था। वो बताता है कि हाँ, इसने कोकीन ली थी, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से चला गया था। मुझे नहीं पता वो कैसे मरा। वो ब्रदर वॉचिंग ब्रदर नाम की कंपनी में काम कर रहा था। जेजे शैफ्ट को बताता है कि ब्रदर वॉचिंग ब्रदर एक ऐसी कंपनी है जिसमें मिलिट्री से रिटायर्ड सोल्जर्स को ही नौकरी मिलती है। उसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। जेजे अपने बाप से कहता है कि अब हमें ब्रदर वॉचिंग ब्रदर के ऑफिस जाना है जहां करीम काम कर रहा था, हो सकता है वहां से कोई सुराग मिल जाए। फिर ये दोनों उस कंपनी के ऑफिस पहुंच जाते हैं। जेजे रिसेप्शन पर कुछ कहने ही वाला होता है कि शैफ्ट माइक में गुस्से से कहता है कि यहाँ का जो भी ओनर है जल्दी से बाहर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। उसके बाद एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि बताइए क्या बात है, आप अंदर आ जाएं, अंदर आकर बात करते हैं। अब जेजे इससे पूछता है कि आपको क्या लगता है करीम की मौत कैसे हुई थी और आप सब रिटायर्ड सोल्जर्स इकट्ठे थे और अब इकट्ठे काम कर रहे थे। वो आदमी कहता है कि करीम एक बहुत बहादुर सोल्जर था, लेकिन वो नशे का आदी हो चुका था। हमें इसकी मौत के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कैसे मरा। वो जब से अपनी गर्लफ्रेंड इनाम से मिलने रशाद मस्जिद जाने लगा था, उसके बाद वो यहाँ वापस नहीं आया। करीम वहाँ इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ लड़कियां भी नमाज पढ़ने के लिए आती थी। जब से वो दोनों मिले थे तब से करीम ने यहाँ आना बंद कर दिया था। हमें तब पता चला जब वो मर चुका था। फिर ये दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। अगले दिन साशा को भी अपने साथ लेकर रशाद मस्जिद आ जाते हैं। इमाम साहब इनसे कहते हैं कि आप दोनों यहाँ से चले जाएं। शैफ्ट इमाम साहब से कहता है कि क्या वाकई तुम मुसलमान हो या सिर्फ नाटक कर रहे हो। तभी जेजे पीछे लोगों को ज़कात जमा करते हुए देखता है और अपना बटुआ निकालता है। इमाम जेजे की वर्दी पर FBI का लोगो देख लेता है और पूछता है कि क्या तुम FBI में काम करने वाले हो। जेजे सच नहीं बताता और इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। इमाम गुस्से में आकर कहता है कि कम ज़र्फो निकलो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जेजे कहता है कि इस मस्जिद को बनाने में कितना पैसा लगा होगा। शैफ्ट कहता है पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा लगा होगा, शायद करोड़ों रुपए लगे होंगे। जेजे कहता है कि मुझे इनका डेटा हैक करके चेक करने के लिए एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए। शैफ्ट कहता है कि मेरे घर में है, तुम मेरे साथ आओ। फिर ये घर आ जाते हैं और जेजे सारा डेटा निकाल लेता है। उन्हें पता चलता है कि किसी ने $5 लाख इमाम के पर्सनल अकाउंट में भेजे हैं। शैफ्ट कहता है कि ये कौन है, पता लगाओ किसने इतने पैसे भेजे हैं। तभी जेजे को अपने बॉस की कॉल आती है। बॉस कहता है कि तुम्हारा डेस्क बहुत दिनों से खाली है, ऐसी क्या वजह है कि तुम ऑफिस नहीं आ रहे। जेजे कहता है कि मैं इस मस्जिद के इमाम पर नजर रख रहा हूँ। बॉस कहता है कि मैंने तुम्हें इस काम से दूर रहने को कहा था, तुम्हें अभी से नौकरी से कुछ दिनों के लिए निकाल रहा हूँ, वापस मत आना। और इसके बाद वो दोनों उसी कंपनी में आ जाते हैं जिस कंपनी के अकाउंट से उस इमाम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे।
यहाँ उनकी मुलाकात एक औरत से होती है। वो उससे पूछते हैं कि इस कंपनी का बॉस कहाँ है। वो औरत जवाब देती है कि मैं ही इस कंपनी की ऑनर हूँ। ये सुनकर वो उस पर गन तान देते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ, तुमने मस्जिद में इमाम फारूक को $5 लाख क्यों भेजे थे। वो औरत पुरसकून लहजे में कहती है कि मुझे इस तरह की जगहों पर पैसे देना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये रकम भेजी। और इसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं। और अब इन दोनों को ऐसा लगने लगता है कि वही औरत जिसने इमाम के अकाउंट में पैसे भेजे थे, दरअसल ये सब लोग मिलकर कोकीन का कारोबार कर रहे हैं। और इनकी ये बात करीम को पता चल गई होगी और शायद इसी वजह से उन्होंने करीम को मरवा दिया हो। अब जेजे कहता है कि ये फाइल अब मैं अपने बॉस को देने जा रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे इस केस से दूर रहने को कहा था और मैंने ये केस हल कर लिया है। इसके बाद जेजे सीधा अपने बॉस के पास जाता है और वो फाइल अपने बॉस को दे देता है, जिसमें इमाम फारूक बहार के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद होते हैं। जेजे का बॉस पुलिस को सब कुछ बता देता है और इमाम फारूक बहार को गिरफ्तार करवा दिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस आकर बताती है कि तुमने गलत आदमी को पकड़वा दिया है, क्योंकि इस पूरे काम के पीछे इमाम फारूक बहार नहीं बल्कि गुंडा गोर्डिटो है। ये सुनकर जेजे का बॉस बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो जेजे को यहाँ से जाने का कह देता है। इसके बाद जेजे साशा को अपने साथ लेकर ब्रदर वॉचिंग ब्रदर नामी उसी कंपनी में वापस आता है जहां करीम काम किया करता था। जेजे साशा से कहता है कि तुम यहीं रुको और मैं अंदर जाकर देखता हूं, शायद कोई सबूत मिल जाए। जेजे बड़ी एहतियात से आगे बढ़ता है, जबकि साशा उसके पीछे इंतजार कर रही होती है। अचानक जेजे को गोली चलने की आवाज आती है और वो फौरन अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि एक आदमी अपने ही एक साथी को कत्ल कर देता है और कहता है कि तुम भी करीम की तरह मेरे हाथों मारे गए हो, अगर बात मान लेते तो ये सब ना होता। ये सब कुछ जेजे सुन भी लेता है और वीडियो में रिकॉर्ड भी कर लेता है, और अब उसे यकीन हो जाता है कि ये सब लोग गुंडा गोर्डिटो के गैंग का हिस्सा हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं। इसी दौरान जेजे का पांव किसी चीज से टकरा जाता है और आवाज हो जाती है, जिस पर वो लोग जेजे को देख लेते हैं। जेजे वहां से भागने लगता है और वो सब उसके पीछे लग जाते हैं। इसी दौरान एक गाड़ी जेजे के पीछे आती है और वो भागने ही वाला होता है कि अचानक उसे साशा की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो रुक जाता है क्योंकि गुंडे ने साशा को पकड़ लिया होता है और जेजे से कहता है कि जिस फ़ोन में तुमने ये सब रिकॉर्ड किया है वो मुझे दे दो, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। जेजे मजबूरी में फ़ोन देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से शाफ्ट अपनी गाड़ी तेज़ी से लाता है और वहीं रोककर जेजे को गाड़ी में बैठने को कहता है। जेजे साशा को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में वो गाड़ी में बैठ जाता है। शाफ्ट जेजे को लेकर वहां से निकल जाता है और पीछे साशा चीखती चिल्लाती रह जाती है कि मुझे बचाओ, लेकिन गाड़ी दूर निकल जाती है। कुछ देर बाद जेजे अपने बाप शाफ्ट से कहता है कि अगर आपने जाना ही है तो चले जाएं, लेकिन मैं वापस जा रहा हूं साशा को बचाने, क्योंकि अगर हमने देर की तो वो उसे मार देंगे। शाफ्ट कहता है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन वहां जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा असलहे की जरूरत होगी। जेजे कहता है कि हमारे पास इतना असलहा नहीं है, तो शाफ्ट जवाब देता है कि फिक्र न करो, ये मिल जाएगा, और वो जेजे को एक ऐसे आदमी के पास ले जाता है जहां हर किस्म की बंदूकें मौजूद होती हैं। वो जगह दरअसल शाफ्ट के बाप का घर होती है, जो जेजे का दादा होता है। जेजे अपने दादा को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता कि उसका दादा जिंदा है। शाफ्ट अपने बाप को एक कमरे में ले जाता है जहां हर तरफ बंदूकें ही बंदूकें होती हैं, जिसे देखकर जेजे हैरान होकर कहता है कि दादा, आपने तो अपने घर में गन्स की दुकान बना रखी है। शाफ्ट का बाप पूछता है कि किसको मारना है, तो शाफ्ट बताता है कि किसी ने जेजे की गर्लफ्रेंड को अगवा कर लिया है और हमें उसे बचाने जाना है, जिस पर दादा कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और इस तरह बाप, दादा और पोता तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। इधर साशा कैद से भागने की कोशिश कर रही होती है और हमें वहीं गुंडा गोर्डिटो दिखाई लेता है, जिसे शाफ्ट शुरू से मारना चाहता था। कुछ ही देर में ये तीनों भी उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां साशा को कैद करके रखा गया होता है। जेजे का दादा एक गुंडे को पंजा लड़ाने का चैलेंज देता है और एक जोरदार घूसा मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। इसी दौरान जेजे तमाम कैमरों को हैक करके कोई और वीडियो चला देता है ताकि कोई उन्हें देख न सके, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो जेजे को पता चल जाता है कि कैमरों में वो नजर आ रहे हैं। ऊपर मौजूद गोर्डिटो और उसके आदमी भी उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद ये तीनों रस्सी के जरिए बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देते हैं, जबकि सामने से गुंडे भी उन पर फायरिंग कर रहे होते हैं। एक तवील और शदीद लड़ाई के बाद आखिरकार गोर्डिटो सामने आ जाता है और वो सब पर बंदूक तान लेता है। जैसे ही वो बंदूक का रुख जेजे की तरफ करता है, शाफ्ट अपनी बंदूक नीचे रख देता है और कहता है कि निशाना ऊपर ही रखो, जेजे को कुछ मत करना, मुझे मार दो लेकिन इन सब को छोड़ दो। मगर गोर्डिटो गोली चला देता है। शाफ्ट फौरन जेजे के सामने आ जाता है और गोली शाफ्ट को लगती है, जिससे जेजे बच जाता है। इससे पहले कि गोर्डिटो दोबारा गोली चला पाता, शाफ्ट अपनी शॉटगन से फायर करता है और गोर्डिटो बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद शाफ्ट भी जमीन पर गिर जाता है और सब दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं।
अगले मंजर में हमें दिखाया जाता है कि शाफ्ट अस्पताल में है और अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साशा ने खुद उसका ऑपरेशन किया होता है। शाफ्ट की बीवी भी अब उससे राजी हो जाती है और आखिर में जेजे एक हीरो की तरह अपने ऑफिस में दाखिल होता है, जहां सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है।